प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने पहले भगवान बनाना शुरू किया। इस पर प्रधानमंत्री ने कभी एतराज नहीं जताया कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझे इंसान ही रहने दो, मैं तो फकीर आदमी हूं। फिर उसके बाद लोगों ने विष्णु का अवतार बनाना शुरू किया, उन्हें विष्णु का अवतार कहा जाने लगा। मगर आज सच्चाई ये है कि ये कथित भगवान हार की डर से अंदर तक हिला हुआ है और इसकी भाषा सड़क छाप लोगों जैसी बन गई है। इसका नमूना आप इनके हालिया भाषण से देख सकते हैं। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये हमारे प्रिय आदरणीय एवं परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा बयान है, जिसने पूरे देश में गंध मचा दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कई दिनों तक इसकी बदबू से भारत की फिजा प्रदूषित रहेगी। प्रधानमंत्री के झूठे और निंदनीय इस बयान की निंदा इस वीडियो में मैं कतई करने वाला नहीं हूं, बल्कि इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरह का बयान देने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी क्या थी। नंबर 1, पहले चरण के मतदान के रुझानों में बीजेपी को अपनी हार निश्चित होती दिखने लगी है। सत्ता के लिए छटपटाहट है जो इस बयान में साफ देखी जा सकती है। दूसरी बात, हर इंसान अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ हिस्सा अपने बुरे दिनों के लिए संभाल कर रख देता है। मुसलमानों के प्रति घृणा और कांग्रेस पर झूठा लांछन नरेंद्र मोदी की वो कमाई है जिसे ऐन चुनाव के वक्त के लिए इन्होंने अपने पास संभाल कर रखा था। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स या देश का जिम्मेदार नेता अगर मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का इल्जाम लगाता है तो उसे पिछले 10-20 साल के जनसंख्या रिकॉर्ड के आधार पर ये बताना पड़ता है, तब उसकी बातों में दम होता है। ये जनाब जनसंख्या आंकड़े की क्या बात करेंगे। जिस जनगणना को 2021 में हो जाना था वो 4 साल बाद भी अब तक नहीं हो पाई। उस जनगणना को ये 4 साल बाद भी अब तक नहीं करा पाए। और बात करेंगे विश्व गुरु की, तीसरी इकोनॉमी की और न जाने क्या क्या। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितनी डींगे हाँक लें, मगर सच्चाई ये है कि प्रति व्यक्ति भारत की आय आज बांग्लादेश से भी कम है। अगर फर्ज कीजिए
कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार होती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कम से कम 5 साल लग जाएंगे इस देश को पटरी पर लाने में। सारी विपक्षी पार्टियां आज काम की बात कर रही हैं और बीजेपी सिर्फ राम की बात कर रही है। आज बीजेपी मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, जहन्नुम और मुस्लिम लीग से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में जाने से लोग कतराने लगे हैं और इनको खाली कुर्सियों को अपना भाषण सुनाना पड़ रहा है। दुनिया भर में तो वीडियो देखिए, आपको दिखाई देगा कि पीएम मोदी भाषण तो दे रहे हैं लेकिन कुर्सियां खाली हैं, सुनने के लिए लोग ही नहीं हैं और जो लोग हैं भी वो भी उठकर जा रहे हैं। और इन्हें डूबती कश्ती का सवार समझकर इनकी गोद में बैठे हुए पत्रकार भी अब इनसे कतराने लगे हैं, इनसे दूरी बनाने लगे हैं। इस चुनाव में 2014 और 2019 वाली मोदी लहर बिल्कुल गायब है, बल्कि सच कहा जाए तो सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अगर गोदी मीडिया के मकड़जाल को साफ कर दिया जाए तो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आज बीजेपी की हालत दलदल में फंसे उस गधे जैसी हो गई है जो जितना ही हाथ पैर मारता है दलदल में और अंदर तक धंसता चला जाता है। जो भी कदम उठा रहे हैं अधिकांश उल्टे पड़ रहे हैं। एक कहावत है कि नादान दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है, मगर इस कहावत का अब नया वर्जन आ गया है कि बेवकूफ दोस्त उससे भी अच्छा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के घोषणा पत्र से जो मुस्लिम लीग की महक आ रही थी, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, इससे कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रति जनता की उत्सुकता और बढ़ गई। आज लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र ढूंढ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या ऐलान किया। अब मैं उन कारकों की चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी वजह से वोटर बीजेपी से बिदक रहे हैं और हिंदी पट्टी में चुनाव के प्रति उत्साह में कमी आई है। पहला, नरेंद्र मोदी से पहले 17 लोग देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और किसी ने ऐसा दावा नहीं किया कि अगली बार लाल किले पर झंडा मैं ही फहराऊंगा, जबकि प्रधानमंत्री को चुनाव के इम्तिहान से होकर गुजरना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा देश की जनता को ऐसा लगा जैसे इन्होंने देश का पट्टा अपने नाम करा रखा हो और इनकी ये बात जनता को काफी अहंकारी लगी। दूसरा, 400 का नारा। 400 पार का नारा जनता के गले नहीं उतरा। वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके दम पर बीजेपी 400 सीट लाएगी? जनता को ऐसा लगा कि जैसे चुनाव में जरूर हेराफेरी की जाएगी। तीसरा, संविधान बदलने की बात। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले अमेरिका में संविधान को ओढ़ने बिछाने और इसको जीने की बात करके आए हैं, मगर इनकी पार्टी के अन्य नेता संविधान को बदलने की बात करते हुए देखे गए हैं और संविधान को बदलने के लिए इनको 400 सीटें जरूरी हैं, ऐसा कहते हुए देखा गया।
संविधान को हमारे प्रधानमंत्री चाहे जितना सीरियस लेते हों, ये वही जान सकते हैं, मगर देश की जनता के दिल में भारत का संविधान बसता है। इसको बदलने की नीयत जाहिर होने मात्र से ही देश की जनता सिहर उठती है। 5वां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा उगाही का मामला, सुप्रीम कोर्ट के जरिए चंदा उगाही का जो मामला देश के सामने आया है, इसने नरेंद्र मोदी की ईमानदार छवि को तार तार कर दिया। जो कल तक कहा करते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक भद्दा मजाक बनकर रह गई है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में से भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर ला रहे हैं और अपनी गोद में बिठा रहे हैं। नंबर 5, जब तक राम मंदिर बना नहीं था तब तक इसको लेकर जनता में काफी उत्सुकता थी, मगर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा। सूर्य तिलक के बहाने एक बार फिर हिंदू वोटरों को राम मंदिर की याद दिलाने की कोशिश की गई। कल तक जो राम को लेकर आए हैं का नारा लगाने वाले लोग आज रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल की पनाह में बैठे हैं और अरुण गोविल भी राम का फोटो गले में टांग कर राम के नाम पर वोट मांगते हुए देखे गए। चुनाव आयोग को भले इस बात पर कोई आपत्ति न हो, मगर देश की जनता सब कुछ जानती है और सब कुछ पहचानती है। जनता घास नहीं खाती। और अंत में बात जहां से शुरू हुई थी कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वाकई अपने भाषण में क्या कहा था? क्या कहा था कि देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? ये भी हम देख लेते हैं। भला इतने विद्वान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस तरह की बचकानी बात कैसे कर सकते हैं? किसी माइनॉरिटी बच्चों और महिलाओं के बारे में कहा था, सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुर्सी जाने के डर से आज वो सीमा लांघी जो कल्पना से भी परे है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on. दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।